नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर इतिहास में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर हमें ले जाएगा आज से लगभग 4700 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में बसी पहली शहरी सभ्यताओं में से एक की दुनिया में। ये अध्याय 4 आरंभिक नगर हमें हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत कहानी बताएगा। हम जानेंगे कि उनके शहर कितने सुनियोजित थे, वे क्या बनाते थे, कैसे व्यापार करते थे और उनका जीवन कैसा था। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसके कई रहस्य आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए हम हड़प्पा सभ्यता की कहानी को समझना शुरू करते हैं और जानते हैं 4700 साल पहले का इतिहास। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन प्राचीन नगरों की खोज आखिर हुई कैसे। ये कहानी भी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। इतिहास में कई बार बड़ी बड़ी खोजें अचानक या संयोग से हो जाती हैं और हड़प्पा की खोज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये एक आधुनिक निर्माण कार्य की कहानी है जिसने अनजाने में एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। आइए इस दिलचस्प घटना को विस्तार से जानते हैं। रेलवे लाइन का निर्माण आज से लगभग 150 साल पहले की बात है, जब ब्रिटिश इंजीनियर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहली बार रेलवे लाइनें बिछा रहे थे तो उन्हें खुदाई के दौरान एक टीला मिला जहां बहुत सारी अच्छी और पक्की ईंटें थीं। एक बड़ी भूल, उन्होंने उस जगह को बस एक पुराना खंडहर समझा। उन्हें वहां से अच्छी गुणवत्ता वाली हजारों ईंटें मिली तो उन्होंने उन ईंटों को उखाड़कर रेलवे लाइन के निर्माण में इस्तेमाल कर लिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वे अनजाने में एक महान सभ्यता के अवशेषों को नष्ट कर रहे थे। असली पहचान इसके कई सालों बाद, लगभग 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल का अध्ययन किया, तब जाकर इस जगह की असली पहचान सामने आई। उन्होंने बताया कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं, बल्कि इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। समय सीमा पुरातत्वविदों के अनुसार ये शहर लगभग 4700 साल पहले विकसित हुए थे। सोचिए, ये शहर कितने प्राचीन थे। इस एक शहर की खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में एक नई उत्सुकता जगा दी। चलिए अब देखते हैं कि इन नगरों में ऐसा क्या खास था जो उन्हें इतना अनूठा बनाता है। नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा के शहर अपनी उन्नत नगर योजना यानी अर्बन प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, जो आज के आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकती है। इन शहरों का निर्माण बहुत ही सोच समझकर और एक व्यवस्थित योजना के तहत किया गया था, जो एक सुसंगठित समाज की निशानी है। इन नगरों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था नगर दुर्ग सिटिडल और दूसरा था निचला नगर लोअर टाउन। चलिए इनके बीच का अंतर समझते हैं। नगर दुर्ग सिटिडल ये शहर का पश्चिमी भाग था जो ऊंचाई पर बना था। ये आकार में छोटा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते होंगे या महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें रही होंगी। निचला नगर लोअर टाउन इसके विपरीत निचला नगर शहर का पूर्वी हिस्सा था जो निचले इलाके में था और आकार में बहुत बड़ा था। यहाँ आमतौर पर आम नागरिक जैसे व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। ईंटों का अद्भुत प्रयोग। इन नगरों की एक और खास बात थी इनकी पकी हुई ईंटें। इन ईंटों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी इनसे बनी दीवारें आज तक खड़ी हैं। दीवारों की चिनाई एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में की जाती थी, जिससे वे बहुत ज्यादा मजबूत बनती थीं। नगर दुर्ग में कुछ बहुत ही खास इमारतें भी बनाई गई थीं, जिनमें से एक आज भी हमें हैरान कर देती है। चलिए मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार के बारे में जानते हैं। महान स्नानागार एक विशेष निर्माण। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में मिला महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, बल्कि एक विशेष संरचना थी जिसे बहुत सटीकता और योजना के साथ बनाया गया था। इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार है। निर्माण सामग्री। इसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जल रोधक तकनीक। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये उनकी उन्नत इंजीनियरिंग और तकनीकी समझ को दर्शाता है। डिजाइन। इस तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी थीं और इसके चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। पानी का स्रोत। इसमें पानी पास के कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग आम नहीं था, बल्कि विशेष अवसरों पर विशिष्ट लोग यहाँ धार्मिक अनुष्ठान या स्नान किया करते थे।
ये तो हुई एक खास इमारत की बात, लेकिन इन शहरों में आम लोगों के घर, नालियां और सड़कें भी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थीं। भवन, नाले और सड़कें, उन्नत शहरी जीवन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उनकी एकीकृत शहरी योजना, इंटीग्रेटेड प्लानिंग थी। इसका मतलब है कि शहर के घर, नाले और सड़कों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक ही योजना के तहत बनाया गया था। ये एक केंद्रीय प्राधिकरण और उच्च स्तरीय नागरिक सोच का प्रमाण है। घर। हड़प्पा के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घरों के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। ज्यादातर घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में तो अपने कुएं भी होते थे। ये स्वच्छता और निजता के प्रति उनकी जागरूकता को दिखाता है। नाले। इन शहरों की जल निकास प्रणाली कमाल की थी। नाले ढके हुए और सीधी लाइनों में बनाए गए थे। उनमें हल्की ढलान दी जाती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। सड़कें और नालियां एक योजना के अनुसार बनाई गई थीं। नालों की सफाई के लिए बीच बीच में मेनहोल भी बनाए गए थे ताकि उनकी नियमित रूप से सफाई हो सके। ये उनकी स्वच्छता और रखरखाव प्रणाली की उन्नत समझ को दर्शाता है। इन सभी बातों से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि घर, नाले और सड़कें एक साथ ही बनाए जाते थे, यानी शहर बसाने से पहले ही उसका पूरा नक्शा तैयार कर लिया जाता था। इतने सुनियोजित शहरों में आखिर कौन-कौन लोग रहते होंगे? उनका जीवन कैसा रहा होगा? चलिए अब नगरीय जीवन के बारे में जानते हैं। नगरीय जीवन, समाज के विभिन्न वर्ग। हड़प्पा के शहर बहुत हलचल भरे हुआ करते थे। यहाँ एक जटिल और संगठित शहरी समाज रहता था जिसमें अलग-अलग भूमिकाएं निभाने वाले विभिन्न वर्ग के लोग थे। शासक, ये वे लोग थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना बनाते थे। वे संभवतः लोगों को दूर दूर भेजकर कीमती धातु, पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। इससे पता चलता है कि उनके पास अधिकार और संगठनात्मक शक्ति थी। लिपिक, ये वे लोग थे जो लिखना जानते थे। वे मुहरों पर और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो अब तक बची नहीं है। ये एक साक्षर समाज की ओर इशारा करता है, भले ही हम आज तक उनकी लिपि को समझ नहीं पाए हैं। शिल्पकार, इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे जो अपने घरों या कार्यशालाओं में तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। इन शहरों में व्यापार का भी बहुत महत्व था। लोग लंबी यात्राएं करके कच्चा माल जैसे धातु और बहुमूल्य पत्थर लाते थे। यहाँ मिली पकी मिट्टी के खिलौने यानी टेराकोटा काठ जैसी चीज़ें हमें बताती हैं कि उस समय के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, जो हमें उनके दैनिक जीवन की एक प्यारी सी झलक देता है। आइए अब थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि ये शिल्पकार किन-किन धातुओं और पत्थरों का उपयोग करके क्या-क्या अद्भुत चीज़ें बनाते थे। नए और नए शिल्प, कला और उद्योग। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो उनके बेहतरीन शिल्प कौशल और तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। उनके औजार, गहने और मोहरें उनकी कलात्मक और इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाती हैं। धातु और पत्थर। पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख और धातुओं से बनी कई चीज़ें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से बहुत कीमती गहने बनाए जाते थे, जो समाज में समृद्धि का संकेत है। मोहर और बाट। हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक कलाकृतियों में उनकी मोहरें हैं। ये आमतौर पर पत्थर की बनी आयताकार मोहरें होती थीं, जिन पर जानवरों के चित्र बने होते थे। इनका उपयोग शायद व्यापार में सामान की पहचान के लिए किया जाता था। यहाँ बहुत ही सटीक तरीके से बनाए गए बाट भी मिले हैं। ये चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे और इनका उपयोग कीमती चीज़ों को तौलने के लिए होता था। ये एक मानकीकृत व्यापार प्रणाली की ओर इशारा करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर आते कहाँ से थे? इसके लिए चलिए उनके व्यापार व्यवस्था को समझते हैं। कच्चे माल की खोज, एक विस्तृत व्यापार नेटवर्क। हड़प्पा के लोग अपने शिल्प के लिए ज़रूरी कच्चा माल स्थानीय रूप से या दूर दराज के इलाकों से मंगवाते थे। उनका एक बहुत बड़ा और सुविकसित व्यापार नेटवर्क था, जो उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार था। आइए देखें कि वे कौन सा कच्चा माल कहाँ से आयात करते थे। तांबा, कॉपर, ये राजस्थान से और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी आता था। टिन, इसे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। सोना, गोल्ड, ये आता था आधुनिक कर्नाटक से।
बहुमूल्य पत्थर ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए जाते थे। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन मिलाया जाता था। ये दिखाता है कि उन्हें धातुओं को मिलाकर एक नई और मजबूत मिश्र धातु बनाने का ज्ञान था, जिसे धातु कर्म कहते हैं। ये तो हुई व्यापार और शिल्प की बात, पर इन शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होता था? चलिए अब उनकी कृषि व्यवस्था को जानते हैं। नगरों के लिए भोजन, कृषि और पशुपालन। शहरों में रहने वाले शासकों, शिल्पकारों और लिपिकों को भोजन गांव में रहने वाले किसानों और पशुपालकों से मिलता था। कृषि हड़प्पा सभ्यता की शहरी आबादी का पेट भरने के लिए रीढ़ की हड्डी के समान थी। प्रमुख फसलें। हड़प्पा के लोग कई तरह की फसलें उगाते थे, जिनमें गेहूं और जौ सबसे मुख्य थीं। इनके अलावा वे दालें, धान, तिल और सरसों भी उगाते थे। कृषि उपकरण और तकनीकें। जमीन की जुताई के लिए हल यानी प्लाव का प्रयोग किया जाता था। हालांकि असली लकड़ी के हल तो समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन हमें हल के आकार के मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि वे हल का इस्तेमाल करना जानते थे। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए वे पानी का संचय करते थे और ज़रूरत पड़ने पर खेतों तक पहुंचाते थे। ये उनकी उन्नत कृषि तकनीकों का एक और प्रमाण है। इसके अलावा वे गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां जैसे जानवर भी पालते थे। अब हम हड़प्पा सभ्यता के दो बहुत ही महत्वपूर्ण नगरों धौलावीरा और लोथल की यात्रा करेंगे, जो गुजरात में स्थित थे और अपनी खासियतों के लिए जाने जाते थे। गुजरात के नगर धौलावीरा और लोथल। गुजरात में मिले हड़प्पा सभ्यता के शहर अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें धौलावीरा अपनी नगर योजना के लिए और लोथल अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे। धौलावीरा ये नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में स्थित था। जहां ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 भागों में बटे थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें थीं। इसमें प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और एक खुला मैदान यानी स्टेडियम भी था, जहां शायद सार्वजनिक कार्यक्रम होते होंगे। लोथल ये नगर गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे बसा था। ये कीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संरचना यहाँ का बंदरगाह या डॉकयार्ड था। ये एक बड़ा तालाब जैसा था, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों से सामान उतारा और चढ़ाया जाता था। ये हड़प्पा के समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लोथल में मनके बनाने का काम, मुहरों और मुहरबंदी के भी कई साक्ष्य मिले हैं। अभी हमने लोथल में मुहरबंदी का जिक्र किया। आखिर ये मुहर और मुहरबंदी होती क्या थी और इसका व्यापार में क्या महत्व था? चलिए इसे समझते हैं। व्यापार में सामान की सुरक्षा और उसकी प्रामाणिकता निश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। हड़प्पा के लोगों ने इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका निकाला था, जिसे हम मुहरबंदी यानी सीलिंग कहते हैं। इसे आप एक तरह का प्राचीन सिक्योरिटी टैग भी समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया इस तरह काम करती थी। 1. सामान से भरे थैलों या बक्सों को रस्सी से बंद किया जाता था। 2. रस्सी की गांठ पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी। 3. फिर उस गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से दबाव डाला जाता था, जिससे मिट्टी पर मुहर की एक साफ छाप बन जाती थी। इसी छाप को मुहरबंदी कहते हैं। इसका महत्व ये था कि जब सामान अपनी मंजिल पर पहुंचता था तो इस छाप को देखा जाता था। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये उनके व्यापारिक सिस्टम में विश्वास और सुरक्षा बनाए रखने का एक शानदार तरीका था। इतनी उन्नत और सुव्यवस्थित सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हो गई? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए इसके संभावित कारणों पर नजर डालते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले इस महान सभ्यता में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। लोगों ने धीरे धीरे इन सुनियोजित शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया और लेखन, मुहरों और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ा रहस्य है और इस पर कोई एक राय नहीं है। इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, लेकिन किसी एक पर सहमत नहीं है। कुछ पुराने सिद्धांत थे, जैसे कि शायद नदियां सूख गईं या जंगलों का विनाश हो गया या फिर भयंकर बाढ़ आ गई होगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया था।
लेकिन ये सभी केवल अनुमान है और कोई भी एक कारण इस पूरी महान सभ्यता के पतन को ठीक से समझा नहीं पाता। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसका परिणाम ये हुआ कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं और लोग वहां से पूर्व और दक्षिण के नए और छोटे इलाकों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद गंगा के मैदानों में नए नगरों का विकास हुआ। तो ये थी कहानी हमारे उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। आज हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, उनके सुनियोजित शहरों को देखा, उनके उन्नत शिल्प और व्यापक व्यापार को समझा और अंत में उनके रहस्यमयी पतन पर भी चर्चा की। ये सभ्यता हमें सिखाती है कि आज से हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी और कुशल थे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और आपने हमारे साथ इतिहास की इस यात्रा का आनंद लिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन रोचक तथ्यों को जान सकें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।